हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही फेमस पोयम, शैल आई कंपेयर दी, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये जो पोयम है भाई, ये लिटरेचर वाले बंदे के लिए तो कॉमन है। हर आपको चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, सिलेबस में रहेगी। ठीक है, सोनेट है और आपके जो 10th 11th 12th कहीं इनके सिलेबस में भी ये पोयम रहती ही है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही फेमस पोयम है शैल आई कंपेयर दी। क्या भाई, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है इस पोयम को। ठीक है, पोयम को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। इनका ड्यूरेशन थोड़ा सा अपन शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हैं। 1564 to 1616 एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट राइटर शेक्सपियर। 37 प्ले, बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट कहा जाता है इनको। मेन प्लेस बता दूं आपको, हैमलेट, ओथेलो, एज यू लाइक इट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट और ए मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, और बहुत बड़ी रोमांटिक ट्रेजेडी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, और भी काफ़ी सारी इनकी खूब सारे प्लेस हैं, तो मोस्टली मैंने आपको बता दिए। और 154 सोनेट्स लिखी भाई इन्होंने। सोनेट्स मैंने डिस्कस कर चुका हूँ क्या होती है सोनेट। ठीक है, तो ये जो 154 सोनेट्स लिखी गई हैं इस बंदे द्वारा, बहुत ज़्यादा लिखा है इन्होंने सोनेट्स को, और इतने 37 प्लेस लिख दिए इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और ये जो सोनेट है शैल आई कंपेयर दी, ये सोनेट नंबर 18 है। ध्यान रखना, सोनेट 18 पढ़ेंगे आज अपन 154 सोनेट्स में से सोनेट 18। ठीक है, काफ़ी सोनेट्स हैं ऐसे। फिर 154 सोनेट तो एक तो आपके पास ही है, और भी होगी, जैसे रिमेम्बरेंस है और लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये काफ़ी इनकी फेमस सोनेट्स हैं। 37 प्ले हो गए, और प्लेस मैंने बता दिए, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। ठीक है, किंग लियर, द टेम्पेस्ट और ए मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, काफ़ी है, एज यू लाइक इट। तो ये थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में। आज अपन बात करेंगे शैल आई कंपेयर दी पोयम के बारे में। ये दिख रही है आपको, इतनी सी है नहीं, बहुत अच्छी पोयम है ये शैल आई कंपेयर दी। क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं दी ओल्ड इंग्लिश। शेक्सपियर तो भाई बहुत पुराना व्यक्ति, देख 1564 to 1616। तो ओल्ड इंग्लिश, काफ़ी पीरियड चल रहे हैं इंग्लिश में, जैसे ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड, और अब मॉडर्न इंग्लिश पीरियड चल रहा है। तो ठीक है ना, तो ओल्ड इंग्लिश में इन्होंने जो दी, दो, ये यूज़ होते थे वर्ड, दी, दो, दाइन। तो इनका अब आज क्या हो गया इनका मीनिंग, दी को बोलते हैं अपन यू, तो दी, दो, दाऊ, दाइन। अब क्या बोलते हैं अपन, यू, योवर्स। ठीक है, योर सेल्फ। आजकल अपन ये बोलते हैं इनकी जगह, ये अपनी मॉडर्न इंग्लिश, और शेक्सपियर ने लिखी थी ओल्ड इंग्लिश में थे तब ये। तो दी, तो शैल आई कंपेयर दी, शैल आई कंपेयर यू, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं। अभी कौन है भाई, तुम कौन है। इनका एक बहुत प्रिय WH नाम बताते हैं। करंट इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास भी, बस इमेजिन करते हैं कि WH नाम करके कोई व्यक्ति था, वो इनका बहुत ही प्रिय मित्र था, क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड पैट्रन। फ्रेंड भी था और संरक्षक भी था इनका, बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड था शेक्सपियर का WH, ऐसे बताते हैं। तो उसी को संबोधित करते हुए उसी का जिक्र करा है इस पोयम में। शैल आई कंपेयर दी, शैल आई कंपेयर यू, यू कौन है, WH है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। सबसे पहले चीज़ तो क्वेश्चन कर रहा है, पहले ही लाइन में पोइट क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं। अब पढ़ेंगे किससे तुलना करूं, वो अपन पोयम में पढ़ेंगे। तो WH ध्यान रखना आपको कि कोई व्यक्ति है, शेक्सपियर का बहुत ही प्रिय फ्रेंड है, क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड पैट्रन है, संरक्षक है। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी बिहाइंड इंफॉर्मेशन। अब सोनेट है, तो सोनेट की राइम स्कीम ध्यान रखोगे आप। राइम स्कीम,
क्या होती है, ए बी एक लाइन में होती है मगर मैं अलग लिखता हूँ हमेशा, ए बी सी डी जिससे याद हो जाए, ई एफ जी अपन इनको जोड़ेंगे भी, ए बी सी डी ई एफ और जी। ये राइम स्कीम रहती है शेक्सपियर की। अब अपन पोएम को स्टार्ट करते हैं। Shall I compare you to a summer's day? क्या मैं तुम्हें गर्मी के दिनों से तुलना कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के दिनों से कर सकता हूँ? Thou art, अब देखो एक चीज़ और, आर्ट, आर्ट। अब ये आर्ट है, अब अपन तो कला बोलते हैं मगर आर्ट नहीं, ओल्ड इंग्लिश में आर्ट लिखा जाता था और आज लिखा जाता है आर। ठीक है, ध्यान रखना। Thou are more lovely and more temperate। अब कह रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन करते हैं शेक्सपियर कि क्या भाई मैं तुम्हारी तुलना समर्स डे से कर दूं, गर्मी के दिनों से कर दूं? फिर उसको छोड़ देते हैं, उस थॉट को छोड़ देते हैं कि नहीं, गर्मी के दिनों से तुम्हारी तुलना मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम तो भाई मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, विनम्र, ठीक है, प्रिय या विनम्र, ठीक है, कि नहीं, गर्मी के दिन तो काफ़ी ऐसे परेशानी से गर्मी होती है और काफ़ी बहुत रफ सीज़न होता है, नहीं, मगर तुम तो दो आर मोर लवली, तुम तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, वेस्टर्न कल्चर में, अब समर्स डे ही क्यों, क्योंकि समर्स डे को, गर्मी के दिनों को वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छा माना जाता है और अपने इंडियन कल्चर में इनकी उपेक्षा टाइप की जाती है। क्योंकि अब क्यों अच्छा माना जाता है भाई? देखो, वेस्टर्न कल्चर में, बाहर की सभ्यता में जो ठंड ज़्यादा रहती है, विंटर सीजन, मोस्टली विंटर सीजन होता है, बर्फबारी होती रहती है और सारी चीज़ें होती हैं, सिंपल बात है। तो गर्मी कम पड़ती है वहाँ पर, गर्मी कम पड़ती है, तो इसलिए ही तो गर्मी जब आती है तो काफ़ी लोगों को अच्छा फील होता है गर्मी में, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो अपना ज़्यादातर समय सर्दियों में बिताते हैं, तो ग्रीष्म काल को और गर्मी के दिनों को वो अच्छा मानते हैं। तभी इन्होंने समर्स डे से तुलना कर रहे हैं, मगर अपने थॉट को टाल देते हैं। नहीं, तुम तो इम्पोर्टेंस बता दिया मैंने समर्स डे का, क्या? क्योंकि भाई बाहर के बता चुका हूँ मैं, ठीक है, बाहर के एरिया में, वेस्टर्न कल्चर में समर को महत्व दिया जाता है इंस्टीड ऑफ विंटर, क्योंकि विंटर तो वहाँ जनरली रहती ही एनी टाइम, समर बहुत कम आती रहती है, इसलिए अच्छा माना जाता है समर को। और अपने यहाँ गर्मी को बहुत बुरा माना जाता है और ठंड को बहुत ही अच्छा माना जाता है, एक कंपैरिजन, ठीक है। तो समर्स डे से कंपैरिजन कर, फिर छोड़ देता है, इस थॉट को त्याग देता है, क्योंकि नहीं, दो आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम तो भाई बहुत समर से भी बहुत अच्छे हो, प्रिय हो और टेम्परेट हो, विनम्र हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। गर्मियों के दिनों में जो हवा चलती है, रफ विंड्स, जो ऐसी रफ हवा चलती है, वो क्या करती है, हिला देती है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। डार्लिंग यानी प्रिय, बर्ड्स ऑफ मे यानी जो मई में जो फूल खिलते हैं ना, मई के फूल, ठीक है, जो मई के सीजन में, मई के सीजन में जो फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, खिलते हैं, उनको जो रफ विंड्स होती है ना, वो भाई हिला देती है, झकझोर कर देती है, उनको तबाह कर देती है, उनका विनाश कर देती है। क्योंकि गर्मी के दिनों, क्या कह रहे हैं कोई, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, कि जो गर्मी के दिनों में जो रफ विंड चलती है ना, वो भाई जो कोपले उगती है नई मई के सीज़न में नए जो फूल उगते हैं, उनको शेख हिला देती है और विनाश कर देती है, ख़त्म, ठीक है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, इसका मीनिंग एक साथ, समर लीज जो ग्रीष्म काल है वो रहती है, हैथ ऑल टू शॉर्ट डेट, ठीक है, फॉर ए शॉर्ट टाइम। अब कह रहे हैं कि भाई जो समर का सीजन है, गर्मी का सीजन है, वो तो भाई थोड़े से समय के लिए होता है, समर तो थोड़े से समय के लिए होती है, फॉर ए शॉर्ट टाइम,
समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। जो आई ऑफ हेवन किसे बताया है भाई? आई ऑफ हेवन है सन। सन, ध्यान रखना, आई ऑफ हेवन सन, सूर्य को बताया है। समटाइम्स, कभी कभी तो इतनी गर्मी होती है, और जो आई ऑफ हेवन है ना, जो सूर्य है, वो इतना बुरी तरीके से शाइन करता है, चमकता है, मतलब बहुत तेज धूप होती है, इतनी गर्मी होती है। ठीक है, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन। जो सूर्य है वो इतनी बुरी तरीके से भभकता है, इतनी गर्मी होती है। ठीक है, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन होता है फेस या चेहरा, ठीक है, फेस डिम्ड, है ना, मगर और एंड एवरी फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, है ना। तो काफ़ी चीज़ें धुंधली हो जाती है और काफ़ी बुरी स्थिति हो जाती है ग्रीष्म के काल में, गर्मी के सीजन में। ठीक है, एंड एवरी फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। और जो फेयर यानी होती है स्वच्छ या अच्छी चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं। डिक्लाइन यानी उनकी नियति, मतलब विनाश हो जाता है एक समय बाद। क्या क्या किस कारण से? बाय द चांस ऑफ नेचर्स। जो रूल्स ऑफ नेचर होते हैं, प्रकृति के नियमों से, या तो प्रकृति के नियमों से उनकी नाश हो जाते हैं, है ना, या तो उनकी या तो वो प्रकृति के जो नियम होते हैं, प्रकृति के कारण, ठीक है, प्रकृति के प्रकोप से वो चीज़ें नष्ट हो जाती है, या फिर चेंजिंग कोर्स ऑफ टाइम अनट्रिम्ड, ठीक है, टाइम, ठीक है, या तो वो प्रकृति के प्रकोप से समाप्त हो जाते हैं, या फिर कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आगे जाता है उस प्रकार से वो चीज़ें समाप्त होती जाती हैं। ठीक है, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। मगर वो दाई कौन? WH अपने प्रिय फ्रेंड की बात कर रहा है, मगर वो तो इटर्नल है भाई, वो तो शाश्वत है मेरा दोस्त, ठीक है ना, मेरा प्रिय है, मेरा दोस्त, वो तो शाश्वत है। नॉर लॉस ऑफ पोजेशन ऑफ दैट फेयर द ओवेस्ट। जो संपत्ति है, जो भी भौतिकतावादी चीज़ें हैं, ना तो वो उसे अपने साथ ले जा सकती है, मतलब या ना तो वो उसको समाप्त कर सकती है। नॉर शैल डेथ ब्रो दो वंडरेस्ट इन हिज शेड। ना ही मृत्यु उसे अपने साथ लेके जा सकती है, वो इमॉर्टल है। सबसे बड़ी बात, पोइट कॉल्स हिज फ्रेंड इमॉर्टल। सबसे बड़ी चीज, पोइट ने इस पोएम में अपने फ्रेंड को इमॉर्टलाइज्ड किया है। ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा फैक्ट है, इमॉर्टलाइज्ड करा है। ठीक है, इमॉर्टल है उनका फ्रेंड, ठीक है, और ये भी बता दिया कि कैसे है इमॉर्टल। ठीक है, अब कह रहे हैं पूरे तुलना करिए भाई कि समर डे तो थोड़े से समय के लिए होता है, और गर्मी का सीज़न ऐसे होता है, बहुत ही गर्मी पड़ती है, लू चलती है, मगर तुम तो काफ़ी विनम्र हो, तुम तो काफ़ी अच्छे हो, गर्मी के दिन मौसम से ज़्यादा गुण है तुम्हारे अंदर, तुम तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, हमेशा शाश्वत रहने वाले हो। ना तो तुम्हें डेथ ले जा सकती है अपने साथ, ना तो तुम प्रकृति के प्रकोप से साथ जा सकते हो। ठीक है, तुम हमेशा इटर्नल हो, इटर्नल। When in eternal lines to time thou growest। अब ये चीज़, 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट इस पोएम की। जैसे जैसे टाइम दो ग्रोस्ट, हे समय तुम ग्रो होगे, बढ़ोगे, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। When in eternal lines to time thou growest, ठीक है, ये इटरनल लाइंस है ना, जो ये मैंने लिख दी, मैंने ये पोएम लिख दी, शैल आई कंपेयर दी, कैसा ही समय आ जाए, कितना ही समय आगे चला जाए, गुजर जाए, ठीक है, तुम हमेशा इटरनल रहोगे, इसमें शाश्वत रहोगे। मेरी पोएम में तुम हमेशा शाश्वत रहोगे, मेरी पोएम से तुम्हें याद किया जाएगा। सीधी सी बात, इमॉर्टलाइज्ड, खत्म। वैसे तो डेथ हो गई होगी, शेक्सपियर की भी हो गई, और ये पोएम कब लिखी गई थी, आज अपन इसको पढ़ भी रहे हैं। सोचो, इमॉर्टलाइज करा ना अपन ने, इनके फ्रेंड को याद करा, सीधी सी बात। तो ये चीज़ इन्होंने कही वो सिद्ध हो गई, शेक्सपियर ने कहा जो
वो सिद्ध हो गया। ठीक है, जब कितना भी समय चल जाए, कितना कोर्स ऑफ टाइम कितना भी आगे तक बढ़ जाए, सब लोग पढ़ेंगे शेक्सपियर के इस फ्रेंड को, सब। ठीक है ना। अब बहुत अच्छी दो लाइन, इसे कपलेट कहते हैं। अपन देखो राइम स्कीम मिलाएं एक बार, राइम स्कीम मिलाते हैं। ए बी, ठीक है ना। तो ए है डे, ए बी, अपन ने क्या करा, ए बी। तो ए समझ डे, फिर मे, डे और मे, टेम्परेट, डेट। ठीक है, थोड़ा सा साउंड इक्वल आ रहा है ना, इसे ही कहते हैं ए बी, फिर ए बी। देखो ए मे, डे और मे, बी एंड टेम्परेट और डेट। अब क्या है फिर सी डी, साइंस, सी साइंस, डिक्लाइंस, डिम्ड, अनट्रिम्ड। ठीक है, तो सी डी। ठीक है, अब क्या एफ ई लगा दो, फेड, शेड, ई, एफ ओवेस्ट और ग्रोवेस्ट, शेड और ओवेस्ट। ठीक है, अब लास्ट दो लाइन और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, है ना। तो अपन ने इतनी बात कर ली, जैसे जैसे वैन इन इटर्नल लाइन्स, तुम हमेशा इन लाइनों में जीवित रहोगे। पोइट कह रहा है अपने फ्रेंड को, और अपने को सबको बता रहा है कि भाई मेरा जो फ्रेंड है वो हमेशा इटर्नल लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं इनमें शाश्वत रहेगा, चाहे टाइम दो ग्रोवेस्ट, चाहे समय कितना ही बढ़ जाए आगे। उसको शेक्सपियर को भी आज अपन सब याद करते हैं, उसकी पोएम्स, उनकी रचनाओं को, राइटिंग्स को पढ़ते हैं, और वैसे ही इनको भी पढ़ रहे हैं। तो अब शेक्सपियर की राइटिंग है, तो शेक्सपियर की राइटिंग में उन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में बताया, तो अपन को पढ़ना ही है। तो अपन को उनके फ्रेंड के बारे में पता चला, सीधी सी बात। लास्ट की दो लाइन जिसे कपलेट कहते हैं, अपन ने राइम स्कीम मिला दी जी। ठीक है, जी सी डी टाइम स्कीम मैंने आपको बताया, आज बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। डे में टेम्परेट, डेट, साइंस, डिक्लाइंस, डिम्ड, अनट्रिम्ड, फेट, शेड, ओवेस्ट, ग्रोवेस्ट, सी डी। ये राइम स्कीम ध्यान रखना, ए बी, सी डी, ई एफ जी। अब लास्ट की दो लाइन जिसे कपलेट कहते हैं शेक्सपियर की सोनेट में, ये दो लाइन्स बहुत अच्छी लाइन है। आप अपने क्वेश्चन में भी ये लाइन, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि ना, गिव ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम शैल आई कंपेयर दी, या फिर ऐसे व्हाट आइडिया डज द पोइट एक्सप्रेस इन हिज पोएम शैल आई कंपेयर दी। तो आप ये दो लाइन बिल्कुल लिखना, और भी लिखना, मगर ये बहुत अच्छी लाइन्स है। पढ़ो क्या है, तो अपन ने पढ़ लिया ना, कनेक्ट करो वापस कि टाइम कितना ही आगे चले जाए, तुम मेरी जो इटर्नल लाइन्स हैं इनमें हमेशा शाश्वत रहोगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आई कैन सी, जब तक मनुष्य जीवित है और सांस लेता है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक मनुष्य सांस लेने योग्य है और उसकी आंखें देखने योग्य है, और आईज कैन सी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक मनुष्य सांस ले सकता है और उसकी आंखें देखने की क्षमता रखती है, सो लॉन्ग लिव्स, तब तक जीवित रहेगा। दिस, ये पोएम के बारे में बता रहे हैं, अपने वर्क के बारे में बता रहे हैं, तब तक जीवित रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो मैंने लिख दिया ये उसको लाइफ देगा, जीवन देगा। टू दी, यू, ठीक है, वो यू यानी WH को जीवन देगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक मनुष्य सांस लेने योग्य है और उसकी आंखें देखने योग्य है, तब तक जीवित रहेगी मेरी ये इटर्नल लाइन्स, और मेरी इन इटर्नल लाइन्स में तुम जीवित रहोगे। तब तक तुम्हें पढ़ा जाएगा, जब तक लोग जीवित हैं, सांस ले सकते हैं और देखने की क्षमता है, जब तक
जब तक तुम्हें मेरे प्रिय दोस्त को, शेक्सपियर के दोस्त को पढ़ा जाएगा उसकी इस रचना के माध्यम से। एंड दिस गिव्स लाइफ, और जब अपन उसको पढ़ेंगे तो उसको लाइफ मिलेगी, मीन्स उसको अपन स्मरण करेंगे, तो दिस गिव्स यू लाइफ टू दी। और ये जो अपन जब इसको पढ़ेंगे, शेक्सपियर की रचना को पढ़ेंगे, और इस रचना को पढ़ने के बाद अपन उसके फ्रेंड को इमेजिन करेंगे, उसके फ्रेंड की सोचेंगे उसके बारे में, तो उसको लाइफ मिलेगी, उसको जीवन मिलेगा। ये आपकी इतनी अच्छी प्यारी सोनेट, शैल आई कंपेयर दी सोनेट 18 भी कहा जाता है इसे, शेक्सपियर का वर्क है, इम्पोर्टेंट रहती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपके सिलेबस में ये पोएम है तो 100% इम्पोर्टेंट है ये। सीधी सी बात, इसमें बस इमोर्टलाइज्ड करा है ना, इमोर्टलाइज्ड करा है, और पोइट ने कंपैरिजन करा है बिटवीन समर्स डे, बता चुका हूँ, एंड हिज फ्रेंड। सीधी सी बात है, चीज़ें बता दी आपको, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बनाया मैंने आज आपको खुद लगेगा कि भाई आज एक अलग प्रकार का एक्सप्रेशन मैंने देखा। ठीक है, आज आपको स्वयं को अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आज एक पोएम समझी, शैल आई कंपेयर दी। आप भूलोगे नहीं इस पोएम को, क्योंकि मैंने पढ़ाई है, मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूँ कि भूलेगा नहीं व्यक्ति। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया मैंने मेरे व्यूज़ को, और आपको 100% पोएम समझ आई होगी। मैं ज़रूर आगे शेक्सपियर की और रचनाएं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में कौन कौन सी पोएम्स, या क्या आपका पूरा सिलेबस है। आप ओपनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस पोएम से संबंधित कोई डाउट हो और आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत हो, इस टॉपिक पे वीडियो आएगी, है ना, तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। यू कैन मैसेज मी, है ना, माई लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे लिंक्स प्रोवाइड हैं, उसमें जाके आप वहाँ से यू कैन मैसेज में आराम से मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो, या फिर कोई आपका सजेशन हो, कोई सुझाव हो कि भाई ये चीज़ पर एक वीडियो बनाइए उस टॉपिक से रिलेटेड पोएम, या फिर आप अपने इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की मुझे बता सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आज ये पोएम पढ़ा दी, ये तो हर, देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, अलवर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये पोएम तो एज इट इज़ है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में ये पोएम तो एज इट इज़ है। 3 पोएम्स हमेशा रहती है। फर्स्ट ईयर में तो शेक्सपियर की शैल आई कंपेयर दी, और रिमेम्बरेंस रहती है, और लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रहती है, और नॉर द ग्लीडेड मॉन्यूमेंट्स एक वो रहती है ना। तो बस आपको कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, यू कैन मैसेज मी, है ना। माय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा नरेशन, मेरा पोएम पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।